एजेंडा चलाते हैं अपनी डिबेट में। तो फिर आप झूठ मत बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस के लोगों को गोलियों से वोट दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, सत्याग्रह क्या था? सुनिए डॉक्टर हेडगेवार को 9 महीने की जेल हुई थी। चिल्लाओ, कितना भी चिल्लाओ, मैं अगर गलत हूं बता दीजिए। आरएसएस और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ थे, तो इनको 4 लोगों को 50 सबूत हम दे देंगे। मौत की सजा। 4 लोग गलती से जेल चले गए होंगे, संगठन खिलाफ थे। नहीं, संगठन अंग्रेजों के साथ था, जेल नहीं, शहादत अंग्रेजों के साथ था, मौत, सावरकर अंग्रेजों के साथ थे, गोलवलकर अंग्रेजों के साथ थे, पूरा संगठन अंग्रेजों के साथ था। 1942 में महात्मा गांधी ने आह्वान किया तिरंगा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने नहीं सुनी। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने आह्वान किया कि तिरंगा लगाओ, आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने नहीं सुनी। 2022 में माननीय मोदी जी ने आह्वान किया तिरंगा लगाओ, और उन्होंने कहा अपनी डीपी में तिरंगा लगा दो, डीपी चेंज कर दो। मैंने अभी चेक की इस शो को शुरू होने से पहले, ना तो माननीय मोहन भागवत जी ने तिरंगा लगाया अपनी डीपी में, ना आरएसएस ने लगाया है, ना बजरंग दल ने लगाया है, ना विश्व हिंदू परिषद ने लगाया है, और ना मुरली मनोहर जोशी ने लगाया है, ना लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाया है। हमारे मोदी जी की जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ही नहीं सुन रहे, तो ये चिंता की बात है और ये निंदा लायक बात। एक बात मैं अमन और बोलना चाहती हूँ, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता 2 बात बोल रहे हैं, चाहे पूरी डिबेट में मुझे मत बुलवाइएगा, ये बात प्लीज बोलने दीजिए। इन तीनों पार्टियों का ये कहना है कि हमें तिरंगा फहराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी जी और भाजपा हमारे ऊपर थोप रही है। चलिए मान लिया थोप रही है जी, अरे सुन तो लीजिए। किसने कहा थोप रहे हैं हमारे ऊपर? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम फहरा तो रहे हैं, लेकिन 9 अगस्त को फहरा रहे हैं, हम 13 को क्यों फहराए, भाजपा हमारे ऊपर क्यों थोप रही है तारीख। चलिए मैंने मान लिया कि थोप रही है, अरे बात तो पूरी करने 13 को है क्या? आपकी स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, भारत छोड़ो आंदोलन है, 13 को क्या है ये तो बताओ। मैंने कहा 365 दिन फहराने में भी क्या दिक्कत है? आप कहेंगे मेरा सवाल है साल के 365 दिन फहराने में भी क्या दिक्कत है? 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती है। अमन प्लीज, सुबह और 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। अच्छा चलिए आप कह दीजिए बीजेपी नहीं थोप रही है, फिर मिसकोट ना करें। बस हो गया। नहीं मिसकोट नहीं कर रही, मेरी बात सुनिए। थोप रहे हैं, अरे बात तो पूरी होने। अच्छा ठीक है, एक मिनट भाटी जी पूरा करने देते हैं। हाँ बात तो पूरी होने दीजिए। बादल जी का नंबर ही नहीं आ रहा है, बोलिए जल्दी से। अमन मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन कह रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कह रहा है। आपको तिरंगा फहराने को ही तो कह रहे हैं भाई, 9 को भी फहरा लीजिए, 13 को भी फहरा लीजिए। अगर इतने बड़े देशभक्त हैं तो जिद किस चीज की है? क्या आपका अहंकार तिरंगा से बड़ा है? मैंने माना थोप रही है भाजपा, क्या आपका अहंकार तिरंगा से बड़ा है? चलिए अब एक मिनट बादल जी से पूछ लीजिए, उनका टाइम बादल जी से पूछ लीजिए। बादल जी दे दूं टाइम? अमन जी एक मिनट 10 सेकंड, बादल जी 10 सेकंड। 3 काले कानून आए, कांग्रेस देशद्रोही है, बीजेपी देशभक्त है, फिर वापस ले लिए। नोटबंदी आया, काला धन आएगा, पीला धन आएगा, सफेद धन आएगा, कितना आया भाई? हो गया, एक लाइन से 2 लाइन हो गया। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने काला धन वहां भेज दिया स्विस बैंक में, वो डबल हो गया। हर चीज पर कांग्रेस, बीजेपी जो कहे वो तो देशभक्ति है, और बाकी जो सवाल पूछ ले उसके घर पे ईडी है और जेल के अंदर है। हम कह रहे हैं चीन कब्जा करके बैठा है, भाई जेल में डाल दो ना अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। हम मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या यही देशभक्ति है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले? ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई आया हुआ है। अरे वो सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली कह रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं अरुणाचल के। ट्वीट कर दीजिए ना पुरानी, अब तो। अरे भाई पार्लियामेंट में आपके सांसद ने कह दिया, उससे ज्यादा क्या ट्वीट चाहिए? चलो एग्रीमेंट तो दिखा दीजिए। कौन से एग्रीमेंट? आप दिखाइए ना, सरकार आप क्या पकौड़े तल रहे हैं? अगर कोई चीज गलत पार्टी का था, सरकार का तो हम दिखा देते। अरे भाई आप कांग्रेस पार्टी का एग्रीमेंट। अरे भाई आप सरकार में, बादल 10 सेकंड लिया था। आप मुझे केवल ये बताइए, तमाम जो अभी पिछले 1 साल के अंदर 94% जो है, बादल जी को भी गरजना है भाई, आयात बढ़ गया है। बादल जी सुबह ने आइडिया दिया 365 दिन फहराना चाहिए, आप लोगों को तो अटैक आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा। सही कहा है, बिल्कुल सही। तो बोलिए मैं हर घर तिरंगा के साथ हूँ। नहीं, मोदी जी के साथ नहीं, हर घर तिरंगा मोदी जी के साथ नहीं। अहंकार, सुनिए मोदी जी का मतलब क्या बात है? ये क्या बात है सर? ये क्या बात है? बड़ा है इनका अहंकार, भारत से बड़ा है। अहंकार नहीं है, आपका अहंकार देश प्रेम से बड़ा है। बट बोलने दीजिए ना से, मैडम बोलने दीजिए ना। मोदी जी के साथ आप ना हो, आपने सुनिए, लेकिन वो अगर तिरंगा फहराने को बोल रहे हैं तो आप तिरंगा नहीं फहराएंगे, इसका मतलब आपका अहंकार ज्यादा बड़ा है। नहीं चला जाता हूं मैं। नहीं आप तिरंगा नहीं फहराएंगे, डिबेट छोड़ जाएंगे।
मतलब तिरंगा नहीं फहराएंगे, डिबेट छोड़ जाएंगे, इतना क्या इनका? बोलिए बादल देवनाथ, बादल दे, आप बुलवा दीजिए, मैं समर्थन करता हूं। तिरंगा फहरा रहे हो, बोल दीजिए मैं समर्थन करता हूं। तिरंगा फहराएंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? बुलवा दीजिए, बोलिए मैं हर घर तिरंगे का समर्थन करता आपका हूं। आंख है, बोल दीजिए। एक मिनट रुकिए ना सर, 75वें साल पर ही क्यों है? 74वें साल को क्यों नहीं मनवाया? गुस्सा नहीं, और क्या हो रहा है? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, इसका जवाब क्या हो रहा है? सहयोगी आप लोग है ना, आप लोग का सबके पास आंख तो है ना, आंख है ना, हर दिन डिबेट देखते हैं तो मेरा गले में क्या रहता है एक बार देख लीजिए, फिर से एक पूरा कमरा दिखा लीजिए। नहीं अच्छा, ये 365 दिन बोल रहा है, मैं सुबह से शाम तक पहनता हूँ। तो आपको कहने में जबान क्यों लड़खड़ा रही है कि मैं हर घर तिरंगे का समर्थन करता हूं? मोदी जी मेरा दुश्मन नहीं है, सुनिए, अमित शाह जी मेरा दुश्मन नहीं है, उनका जो पॉलिसी है उनके पॉलिसी के खिलाफ मैं कहता हूं, बस यही बात है। ये आपको सुनना चाहिए, क्योंकि मैं औलख जी नहीं हूं, पहले सुन लीजिए। अच्छा, कोई सवाल है क्या? अच्छा, हर दिन जो लोग डिबेट देखते हैं, साल भर देखते हैं, मैं मेरे गले में हर मैं समझ गया बादल भाई, मैं समझ गया क्या है कि क्योंकि पीएम ने बोला इसलिए विरोध है। ये क्या है? सर मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी से है। आलोक जी की बातों से मैं कुछ अलग नहीं कहूँगा, उनकी बातों से ये बात समझ आई कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद रही है। अगर सर आपकी आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद रही है तो 75वें अमृत महोत्सव के लिए आप जरा सा देश के अमृत पी लीजिए और राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहिए। राजनीति अपनी जगह है सर, लेकिन राष्ट्रवाद अपनी जगह है। अगर प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाए, आप एक और उन्हें कह रहे हैं कि आप बोलिए तिरंगा फहराए, लेकिन आपने नहीं बोला मैं तिरंगा फहराऊंगा। सवाल क्या? सवाल ये है सर कि आप आज राष्ट्रवाद के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे? आप राजनीति को महत्व ज्यादा क्यों दे रहे हैं? हाँ प्लीज। सर विपक्ष ये क्यों नहीं समझता कि 47 के बाद से बेरोजगारी और महंगाई है ना, वो 14 के बाद थोड़ी ना आई है कि महंगाई की बात सरकार नहीं करती और बेरोजगारी की बात सरकार नहीं करती। वो तो 47 के बाद से है। तब की सरकारों ने क्या कर लिया? 72 से लेकर के 77 तक इतनी महंगाई बेरोजगारी इतनी थी, तब सरकार ने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? ठीक है, चलिए आलोक जी अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए 72 से 77 तक जिस तरह के हालात थे और जिस तरह के मामले बादल जी आप रुक वो जाइए, पूरे देश ने देखा है। आलोक जी अब यहाँ पूरे इस प्रांगण में, पूरे हॉल में एक व्यक्ति ने तिरंगे का पटका पहना है, बाकी ने नहीं पहना है, तो आप लोग सब देशद्रोही हो गए क्या? हम लोग सब देशद्रोही हो गए क्या? पूछ रहा हूं मैं कि भाई एक ने पहन रखा तो बाकी सब देशद्रोही। ये नैरेटिव मत बनाइए देश के अंदर। तिरंगा अमन और चैन, शांति, सद्भावना, संप्रभुता का प्रतीक है, उसको वहीं रहने दीजिए। बेरोजगारी, महंगाई और चीन कब्जा कर ले उसका प्रतीक नहीं है। दूसरी चीज पहन के आना चाहिए था, यही तो बात हम बोलना चाहते। देखिए मुझे लगता है तिरंगा हमारा जिस आयाम का प्रतीक है वो आयाम आगे बढ़ने चाहिए, देश विकास करना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है, केवल प्लास्टिक का झंडा चाइना से लाकर देश पे आप घर पर लटका लेंगे उसको, वो देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। आपने देखा था जिस समय पर मोदी जी ने घंटी बजवा दी, ये कर दिया, फिर 50 लाख लोग कोरोना में मर गए, ऑक्सीजन पे जीएसटी लगा दिया, यही देशभक्ति थी क्या? उन नर्सों के ऊपर पहले तो जितने स्वास्थ्य कर्मचारी थे सबके ऊपर हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से, उसके ऊपर एक मिनट बादल जी, उनको आपके कवर फायर की जरूरत नहीं है भाई। बात बताइए ना बादल देवनाथ, बताइए ना, मिठाई में जीएसटी, हर जगह लोग क्या खाएंगे? घर घर तिरंगा लगाओ, आप पता है मारो साहब, नौकरी नहीं मिलेगा। खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं पता लग रहा है। 50 करोड़ मिलते हैं आपके घर से, आप लोगों के घर से 50 करोड़ मिलते हैं। कितना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं पता लग रहा है अभी, कितना खा रहे हैं बोलने दीजिए ना उनको, अभी पता लगा ना कितने मिले। नोट गिनने की मशीनें मंगवानी पड़ी। नौकरी मोदी जी को बोलने आप ही के नेता है ना पार्थ चटर्जी। बेरोजगार को बचाओ, सबको बचाओ, अग्निपथ मत दो। कितना खा रहे थे, कितना खा रहे थे? 50 करोड़। कौन कितना मिले पार्थ चटर्जी? घर से 2-2 हजार के नोट मिले ना, कह रहे खाने को नहीं है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। साजिश है सर, आलोक जी को बोलने दीजिए। साजिश है सर। अच्छा ये भी साजिश है? हाँ बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। तो ममता जी ने तो अगर साजिश थी तो ममता जी ने क्यों बर्खास्त किया? को सस्पेंड किया और दीदी ने उनको रिलीव किया मंत्री बाबा से। अगर साजिश थी तो सस्पेंड क्यों किया? पहले जांच होने दीजिए ना 10-15 तो सस्पेंड क्यों किया? तो ममता जी ने क्यों नहीं इंतजार किया जांच होने? तो जांच क्यों नहीं इंतजार किया? आवाज उठाया, दीदी का मिनिस्टर ने 50 करोड़ खा लिया, लेकिन 50 करोड़ के पास तो नहीं मिला। कहाँ मिला? उनके तो मिला, और कहाँ से मिला? उनका घर से मिला। तो क्या अंदर ही तो है वो? को कुछ मिला? आप बयान सुनिए ना। अभी तक ईडी को कुछ मिला पार्थ चटर्जी के पास से 50 करोड़ मिल गया, कह रहे कुछ मिला। चलिए उस पे आते हैं। आलोक जी कंप्लीट कर लो, उसके बाद सुधांशु जी आप बोलिएगा। आलोक जी कंप्लीट कर लीजिए, बीच में बस करिए ना भैया। बादल भाई पूरी डिबेट में आप सवाल करेंगे। बादल देवनाथ, ओ आलोक जी आप बोलिए। देखिए दिक्कत यही है, तिरंगा सब फहराते हैं, सबको फहराना चाहिए, लेकिन तिरंगे को फहराकर इवेंट बना के अपनी नाकामियों को छिपाया जाए, इस पर आपत्ति है।
आपत्ति इस बात पर है, अगर आपको 20 करोड़ झंडे चाहिए थे तो आप जो झंडे बनाने की कंपनियां हिंदुस्तान की थी उनसे बनवाते आप एक साल में। आप कुछ लोगों को मुनाफा देकर चाइना का माल यहां बिकवा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप उसके बाद डिस्पोजल की भी मैंने बात कही, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की भी बात मैंने कही। देश के तिरंगे की ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो, ये अच्छी बात है क्या? कोई विरोध नहीं करता तिरंगे का। डिमांड ज्यादा है। उसके बाद अरे डिमांड ज्यादा होगी, उसी को तो मैनेज करने के लिए सरकार पकौड़े तलने के लिए थोड़ी ना। डिमांड ज्यादा हो गई है। अरे भाई पता नहीं था क्या 20 करोड़, जब 20 करोड़ होंगे तो डिमांड होगी। पहले फहराते नहीं, ये नहीं पता था ना। अच्छा, अरे भाई पहले से आप प्लानिंग करके चलते। ठीक, तमाम चीजें, तमाम मुद्दे जो हैं वो केवल और केवल ये कि केवल बीजेपी बना दिया आप लोगों ने। बीजेपी देशभक्त है। छिपाने का तरीका है भाई आपका। ठीक है, यही सवाल है ना आपका। कर्नाटक के एक मंत्री कह रहे हैं कि 20 साल के अंदर हम तिरंगे को बदल देंगे। वो आज भी बीजेपी में बैठे हैं। ठीक है, नाम है ईश्वरप्पा। उत्तर दें। चलिए, अब वो बिल्कुल बीच में नहीं बोले। सुधांशु त्रिवेदी इवेंट बना दिया, मार्केटिंग करते हैं आप लोग। नाकामी, ये अखिलेश यादव ने भी कहा है, नाकामी छिपाने का तरीका है। सुधांशु त्रिवेदी, जिसने पिछले 10 सालों में नाकामियों का पूरा उपन्यास लिख दिया, जो अपने नाकाम हसरतों का जनाजा लिए इस कदर रुखसत हुए कि अमेठी भी छोड़ना पड़ गया, उनको वो कह रहे हैं कि हम नाकाम हैं और नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो किसको नाकामियां छुपाने की जरूरत है? सबको पता। मैं एक सीरियस बात कहता हूं, ये बताइए, हमारे झंडे में 3 रंग हैं। हम सब ने स्कूल में क्या पढ़ा है कि केसरिया रंग त्याग और बलिदान की परंपरा का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। अब मैं आपसे लॉजिकली कहता हूं, हरा रंग हरियाली का प्रतीक तो वर्ल्ड वाइड है, ऐसा तो नहीं सिर्फ भारत के लिए है। सफेद रंग शांति का प्रतीक वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड में कहीं भी सीज फायर करना होता सफेद झंडा लगाते हैं। तो भारत की परंपरा का प्रतीक तो इन तीनों में सिर्फ केसरिया रंग है। मगर उस भगवा के प्रति इतनी घृणा है कि भगवा आतंकवाद, अगर किताबों में संशोधन करो भगवा करण, अगर कोई ये चीज कहो तो भगवा ये। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन तीनों में वो रंग जो भारतीय परंपरा का प्रतीक है, जो संविधान निर्माताओं ने बनाया, उस रंग के प्रति आपके मन में इतनी हिकारत क्यों है? कृपया इसका बात जवाब दे दें। उत्तर देता हूं। पूछिए, भगवा के प्रति सम्मान है कि नहीं, और भगवा आतंकवाद के लिए माफी मांगते हैं कि नहीं? भगवा से इतनी एलर्जी, भगवा आतंकवाद के लिए माफी मांगते हैं कि नहीं? भगवा से एलर्जी क्यों? भगवा और तिरंगा ये किसने शुरू करवाया था भाई? आरएसएस ने शुरू करवाया। नहीं, तीनों सिर्फ बताइए। मैंने पहला सवाल पूछा। एक मिनट सर, तीनों रंग बताए गए। एक मिनट। आरएसएस को 2 से बड़ा लगाव है। राष्ट्रीय ध्वज बड़ा के किसी एक रंग को आपने आतंकवाद से क्यों जोड़ा? चलिए इसी का जवाब दीजिए। सुनिए, राष्ट्रीय ध्वज के किसी भी रंग को आतंकवाद से क्यों जोड़ा? अरे भाई, आप किसी को भी किसी चीज से जोड़ देते हैं। आपने तो कहा काले कपड़े पहन लिए तो इसे। एक मिनट, बादल देवनाथ, आप नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। काले कपड़े पहन लिए अमित शाह जी देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब वो इसलिए कि वो उस दिन जो है राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। अरे भाई, तिथि से होता, तारीखों से होता। हिंदुओं के ठेकेदार पैरवी करते घूम रहे हो आप लोग। 5 तारीख से होता है या तिथियों से होता है नहीं पता। खैर, हम आपको 9 अगस्त 42 तिथि से था, तारीख से था। देखिए, वो 9 अगस्त 42 तो स्वतंत्रता से पहले की बात है, जब जो मौका लगा विरोध करने का। भगवा से आपत्ति क्यों? भगवा से एलर्जी क्यों? भगवा आतंकवाद गलत था ना? सुधांशु जी ने राष्ट्रध्वज के तीनों रंगों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि केसरिया हमारा बलिदान का प्रतीक है, सफेद हमारा शांति का प्रतीक है, और हरा हमारी समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। अनुराग भाई, हरा हरियाली के लिए नहीं पहनते हैं, वो आप ही के प्रवक्ता हैं, वो हरियाली के चक्कर में नहीं पहनते। इतनी हल्की टिप्पणी मत किया करो। राष्ट्रध्वज पर बात चल रही है। जी 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 जी। देखिए, जब देश को बलिदान की जरूरत थी 1947 से पहले, जब अंग्रेज थे, तब तो इन्होंने ये बलिदान में शामिल नहीं हुए इनके संगठन। जब देश को आजादी के बाद शांति की जरूरत है, सफेद रंग की नहीं, गलत गिनवाए आप। गलत। मैं संगठन की बात दे रहा हूं, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं संगठन की बात कर रहा हूं। स्वयं सेवक है जिन्होंने बलिदान दिया है। आरएसएस का कोई प्रस्ताव दिखा दे मुझे। मैं आरएसएस के स्वयं सेवकों को गोलियों से भून दिया गया। नहीं, गलत बात नहीं चलेगी। चुनौती दे रहा हूं। आरएसएस का कोई प्रस्ताव दिखा दे कि आजादी की लड़ाई में शामिल होने का कोई प्रस्ताव किया। मैं नाम गिना रहा हूं आपको। नहीं, नो, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। तो आरएसएस कोई व्यक्ति आरएसएस से जुड़े हुए 1942 आरएसएस से पटना में तिरंगा फहराते हुए 7 लोगों को गोलियों से भूना गया, उसमें से 2 आरएसएस के थे। अमन जी, पहली बात तो मुझे अपनी बात कहने देनी चाहिए। कोई व्यक्ति हो गए हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन संगठन के तौर पर आरएसएस और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ थे। और चलो, अगली बात मैं नहीं कहता। तो जब शांति की जरूरत थी तब इन्होंने, अब शांति नहीं होने दे रहे। और जो समृद्धि का प्रतीक है हरा रंग, अरे आप तो किसान बिल लाके आपने तो किसानों का गला घोटने का, हाँ, समृद्धि का ही प्रतीक है। हरियाली और समृद्धि का ही प्रतीक, खेती से ही समृद्धि आती है। तो आपने तो किसानों का गला घोटने का काम, कृषि कानून लेके आए आप, और ये तीनों रंगों के खिलाफ आपने काम किया।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी किसानों की बात करी, तो आज़ादी के 75वें दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे मैं युवाओं को एक बात बताना चाहती हूँ। पूरे विश्व में एकमात्र देश हमारा ऐसा है जिसकी 60% भूमि उपजाऊ है। पूरे विश्व में एकमात्र हमारा देश ऐसा है जिसके 60% पॉपुलेशन युवा हैं, यानी कि 30 साल से 35 साल की उम्र के लोग। आज विश्व में फिर मोदी जी, अरे आप मोदी फोबिया से बाहर निकलिए, बात बोलने दीजिए। अगर देश का भला चाहते हैं तो युवाओं को मैं बताना चाहती हूँ, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। हमारे पास वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए गाय भी है, उसे सींचने के लिए जल भी है, उसको उपजाने के लिए भूमि भी है। अगर हमारे युवा किसानी की तरफ भी चले जाएं तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है, जो आप चाहते नहीं है। आप सिर्फ राजसत्ता करके भटकाना चाहते हैं और युवाओं को नौकर बनाना चाहते हैं। एक आखिरी कमेंट है बादल जी का। दो पॉइंट। आरएसएस ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया घर घर तिरंगा के बारे में। मोहन भागवत अभी तक नहीं है, मोहन भागवत तो एक बार बोला दीजिए घर घर तिरंगा। दूसरा बात है सुधांशु जी, एक बार बोल दीजिए राम के नाम पर आप लोग वोट क्यों मांगते हैं? भगवा से तो मेरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गले में तो है, लेकिन आप लोग राम के नाम, भगवान विष्णु ने एक बार बोला तुम मेरे नाम पर कलयुग युग में तुम मेरे नाम पर वोट मांगो, बोला? आप अरे राम कौन है? भगवान विष्णु का अवतार है। राम ने खुद आपको बोला, आप लोगों को बोला जब आप मेरे नाम पर वोट मांगो। आप लोग वोट मांगते क्यों है? पहला जवाब दीजिए। आप घुसपैठियों के नाम पर मांगते हैं। ममता बनर्जी ने कहा हाथ लगा कर दिखा दे। चलिए आप चलिए जब मेरा टाइम हो गया 30 सेकंड वाइंड अप करना। 30 सेकंड जी 30 सेकंड जल्दी से सुधांशु जी मुझे वाइंड अप करना। हाँ, इनकी बात का जवाब दूं या अपनी बात कह दूं? जी बोली जल्दी से बस एक लाइन में। देखिए स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए हमारे पास क्या था। सब लोग एप्पल का फोन और व्हाट्सएप यूज करते हैं ना। मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने उससे कहा था कि जिस दिन बीच में नहीं बादल जी मैं ऑडियो बंद कर दीजिए। इसमें माइक है। देखिए उन्होंने बताया था मार्क जुकरबर्ग ने कि स्टीव जॉब्स ने मुझसे कहा अगर जिंदगी में बुरा वक्त आ जाए और तुम्हें लगे कि तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो कहां जाना? भारत में जाना। नैनीताल जिले में कैंची में बाबा नीम करोरी बाबा का आश्रम है, वहां तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। वो आए और उनको ऊर्जा मिली। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं 75 साल में हमने बहुत कुछ पाया परंतु बहुत कुछ खो भी रहे हैं, यह भी ध्यान रखिए। इसलिए मैं यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसे